सर आप सर प्लीज आप या तो उधर हो जाइए। सर आगे मत आइए। सर 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 आगे। मैडम जी सर थोड़ा पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ। हम आराम से ठीक है। से देख मशीन जी मशीन देख के आराम किसी रिमूवेबल है सर, ये बीच वाली नेट निकल जाते हैं, लीड सेंसर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। दो बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। एक हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दूसरा हमारे गर्ल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल, आज उनका उद्घाटन हुआ है, वो समर्पित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस अवसर के ऊपर हमारे हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री रणबीर गंगवा जी, चेयरपर्सन ओपी जिंदल समूह श्रीमती सावित्री जिंदल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ राष्ट्र को समर्पित लगातार जो व्यवस्थाओं को ठीक करते हुए इस देश की समस्याओं के समाधान के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम करते रहते हैं, ऐसे परमादरणीय जगदीश मित्र जी, हमारे पूर्व में राज्यसभा के सांसद, बहुत प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि पिछली बार जब मैं लोकसभा में था, आदरणीय जनरल डीपी बस जी का बहुत सानिध्य और स्नेह प्यार मिलता था और खूब प्यार करते हैं, इस कारण से ये आज प्रशंसा कर रहे थे। इनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था, बहुत अच्छी बातें आदरणीय जनरल डीपी बस जी
उनसे हमें ग्रहण होती थी। हमारे प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी जो इसी हिसार बरवाला से हैं, हमारे नलवा के बहुत ही लोकप्रिय विधायक रणधीर पनिहार जी, जिला के हमारे अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे रोहतक के पूर्व मेयर मनमोहन गोयल जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री अनूप धानक जी, पवन गर्ग जी, ईश्वर सिंह मालीवाल जी, गोपाल शरण गर्ग जी और हमारे अलका छाबड़ा जी जो डायरेक्टर हैं मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर हिसार अनिल मानी जी और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको शुभकामनाओं और बधाई के साथ साथ दोनों हाथ जोड़ करके राम राम जी कहता हूं। हमारे बीच में हमारे उपायुक्त महोदय और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय वो भी बीच में बैठे हैं, हमारे पत्रकार एवं सहकार मित्र और अग्रवाल समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित यहाँ पर हमारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। आप सबको मैं दिल से आज प्रणाम करता हूं कि आप लोगों की जो इच्छा शक्ति है उस इच्छा शक्ति से जो ओपी दीनदयाल साहब जी ने इस अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की एक नींव को रखा था, आज धीरे धीरे करके एक वट का वृक्ष बन रहा है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जब हम मेडिकल कॉलेज की तरफ देखते हैं तो ये मेडिकल कॉलेज अग्रोहा नंबर 1 के ऊपर सर्विस देने में लोगों को आगे निकल करके आया। ये हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है, क्योंकि जो भी यहाँ पर लोग सेवाएं के लिए आते हैं, कोई पेशेंट आता है, देखिए हमारा डॉक्टर और पेशेंट का एक इस प्रकार का नाता रिश्ता नाखून और हमारे उंगली का होता है। बड़ा विश्वास पेशेंट डॉक्टर के ऊपर करता है, उसको भगवान के रूप में देखता है डॉक्टर को, और डॉक्टर जब उससे बात करता है तो उसकी कई बीमारियां बात करने से ही दूर हो जाती हैं, जब उसको लगने लगता है। और कई बार अगर डॉक्टर उससे बात ठीक ना करे, अगर उसको बीमारी भी ना हो तब भी वो दिक्कत में खड़ा हो जाता है। ये हमारे व्यवहार के ऊपर भी बड़ा निर्भर करता है। और डॉक्टर जो सेवाएं देते हैं दिन रात, वो अपने पेशेंट के लिए ऐसा नहीं है, वो चिंता करते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो, और जब ठीक होता है तो कई जगह जाकर के चर्चा भी करता है कि भाई ये डॉक्टर है, मैं इसके पास गया था, मुझे ये दिक्कत थी और मैं ठीक हुआ हूं। आपका प्रचार प्रसार इतना करता है कि आपको कहीं कहीं बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सबसे ज्यादा प्रचार ही वही कर देता है। मुझे ध्यान में है कि हमारे यहाँ नारायणगढ़ एक बहुत ही बैकवर्ड क्षेत्र, अब तो थोड़ा फॉरवर्ड हुआ, एक समय के अंदर बैकवर्ड था। एक डॉक्टर वहां पर आए, और वो डॉक्टर जब वहां पर आए तो लोगों का विश्वास इतना उस डॉक्टर के ऊपर बढ़ा कि लाइन लगती थी, और वो कभी भी डॉक्टर उसके चेहरे के ऊपर कोई शिकन नहीं आती थी। आराम से वो देखता, हर पेशेंट से बात करता। सुबह 6 बजे से लाइन लग जाती थी, डॉक्टर 9 बजे आता था, लोग 6 बजे आकर के लाइन में खड़े हो जाते थे। और वो डॉक्टर रिटायर हुआ तो पंचकुला में जाकर के
उसने अपना निवास बनाया। लोगों का जो विश्वास था, लोग वहीं पंचकुला में जाकर के ही उसके पास दवाई लेने का काम करते थे, उसके घर पे जाते थे। इतना बड़ा विश्वास ये डॉक्टर का जो लोगों के ऊपर था। लोग उस डॉक्टर के, वो कुछ भी लिख देता था, दवाई दे देता था, उसके ऊपर विश्वास करते थे। ये भी विश्वास कायम करना डॉक्टर के लिए एक अपनी एजुकेशन, हम मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये भी होता है कि हम लोगों के ऊपर अपना विश्वास हमारा जमे, ताकि लोग हमें एक श्रद्धा से, एक भगवान के रूप में आप लोगों को देखते हैं। ये मेरे लिए, आप सब के लिए भी बड़े गर्व की बात है। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ पावन अग्रोहा धाम में आने का अवसर मिला है। जैसा मैंने बताया भी है कि यहाँ पर एक खेल परिसर और कन्या छात्रावास का जो उद्घाटन हुआ है, मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि इसके लिए इस मेडिकल कॉलेज को आवश्यकता थी। हमारे लिए खेल स्टेडियम की भी, खेल परिसर की भी आवश्यकता थी और हमारे लिए छात्रावास की भी आवश्यकता थी। जो हमारे सामाजिक समरसता के पुरोधा महाराजा अग्रसेन जी, जिनके नाम पर इस मेडिकल कॉलेज में ये सब सुविधाएं विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। मैं महाराजा अग्रसेन जी को भी नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आप सबको इस अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। कामना करता हूं कि यह कॉलेज महाराजा अग्रसेन के मानव सेवा के अभियान को निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। ये मैं ऐसी परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं। मुझे खुशी है कि यह जो खेल परिसर है वो 4 एकड़ के अंदर ये यहाँ पर बना है। यहाँ मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये अत्यंत उपयोगी रहेगा। आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज के हमारे मेडिकल के विद्यार्थी और इस व्यवसाय में काम करने वाले हमारे डॉक्टर्स, अत्यंत उनका जीवन व्यस्त रहता है, समय नहीं लगता है, परंतु उस समय में से भी जितना समय मिले तो इस खेल परिसर के अंदर जो सुविधाएं दी गई हैं, इसमें चाहे हमारे जो खेल कूद और व्यायाम का, इसमें जिम का सामान रखा गया है, उसका लाभ हम सबको मिलेगा। उस सारी सुविधाएं हम सबको मिलेंगी। मैं यहाँ बनाया गया छात्रावास, यहाँ शिक्षा पा रही हमारे मेडिकल की सभी छात्राएं को हर समय अपनी शिक्षा से जुड़ा रहने की ये सुविधा भी प्रदान करेगा। मुझे खुशी है कि इस मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर जो 54 कमरे 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाए गए हैं। आप सब जानते भी हैं कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में किसी भी केस के अध्ययन के लिए देर सवेर भी हॉस्पिटल में आना पड़ता है। कई बार इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी में भी डॉक्टर को बुलाया जाता है। इसके लिए भी हमने, क्योंकि जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, एक दिन में बैठा था, डॉक्टरों को इस बात की लेकर के बड़ी चिंता उसके अंदर हुई कि डॉक्टर घर पे चला जाता है, कोई पेशेंट इमरजेंसी में आ जाता है, उसको घर से बुलाना पड़ता है। तो हमने उसकी भी व्यवस्था खड़ी की है कि रात के समय अगर उसको घर से भी लेकर के आना है तो उसके लिए एक गाड़ी की व्यवस्था हमने की है कि डॉक्टर को लेकर के उसको हॉस्पिटल तक लेकर के आएगा और वो पेशेंट को देखेगा, फिर उसको वो छोड़ करके आएगा। ये व्यवस्था भी हमने इसके अंदर, अभी हरियाणा के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, उसके अंदर हमने इस व्यवस्था को खड़ा किया है।
मुझे खुशी है कि इस समय यहाँ MBBS की 100 सीटें हैं, PG की 85 सीटें हैं। और मुझे बताया गया है, जैसे अभी हमारे जनरल DP बस जी इस मेडिकल कॉलेज का पूरा विवरण रख रहे थे, उन्होंने बताया कि लगभग यहाँ पर हर साल 5 लाख के करीब में OPD भी है। इतने लोग यहाँ पर अपना चेक कराने के लिए आते हैं। और 700 बेड का यहाँ मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, अत्याधुनिक तकनीक के 16 ऑपरेशन थिएटर भी हैं। क्योंकि लोगों को जो सुविधाएं, जैसा अभी बताया भी गया है, चाहे हमारा नज़दीक का पंजाब स्टेट है या राजस्थान राज्य है, वहाँ के लोग भी अगर कोई इस प्रकार की सुविधा खड़ी होती है तो उसका लाभ मिलता है। यहाँ पर अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन जी की जो ये पवित्र भूमि रही है, और इसके ऊपर एक भव्य मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ ही हम देखते हैं महाराजा अग्रसेन जी महाराज के नाम से एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गया है। जल्दी ही यहाँ पर उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। और जब इसका उद्घाटन होगा, जिस प्रकार से इस मेडिकल कॉलेज का लाभ हमारे पंजाब राजस्थान के लोगों को मिल रहा है, ये क्षेत्र ये विकास की नई दूरी को, नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। और यहाँ पर इस महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के ऊपर भी जब ये शुरू होने वाला है, अंतिम चरण में काम चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ही हमें समय मिलेगा तो हमारा ये आग्रह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के इस महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के यहाँ इसका उद्घाटन करेंगे, यहाँ से उड़ाने जाएंगी और इसका लाभ इसी पूरे क्षेत्र को मिलेगा। चाहे राजस्थान है, चाहे पंजाब है, हरियाणा है, इन सबको इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। और जब दूर दूर से लोग आते हैं तो यहाँ पर बाहर से कहीं से भी आते हैं तो बिजनेस अवश्य बढ़ता है। और उसके निमित्त हमने ये भी एक बड़ी प्लानिंग यहाँ पर बनाई है कि यहाँ पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन कॉरिडोर वो बने, ताकि यहाँ पर रोजगार के भी साधन खड़े हों। और रोजगार के साधन खड़े होते हैं तो लोगों का आवागमन जब यहाँ पर होगा तो इस क्षेत्र के लोगों को ही बड़ा लाभ उसका मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज महाराजा अग्रसेन जी ने जो हजारों साल पहले यहाँ अग्रोहा की अपनी वैभवशाली राजधानी से पूरे संसार को लोकतंत्र, आपसी प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया था, उसका शासनकाल अग्रोहा गणराज्य का स्वर्णिम युग था। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि महाराजा अग्रसेन जी ने ऐसी परंपरा डाली थी कि जो भी परिवार अग्रोहा में रहने के लिए यहाँ पर आता था, अभी जिसकी चर्चा भी की है, 1 रुपया 1 ईंट, ये अभी कहा है, ये महाराजा अग्रसेन जी ने ही ये परंपरा डाली थी कि अगर कोई इस राजधानी के अंदर व्यक्ति आएगा तो अपना मकान भी बना सके, अपना बिजनेस भी कर सके। ये उनकी सोच थी कि हमने व्यक्ति को आगे बढ़ाना है और उस को यहाँ पर जो उनकी सोच थी उसको बखूबी आगे बढ़ाया गया है। तो मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर जो ये मेडिकल कॉलेज बना है, ये उन्हीं की ही सोच की एक भावना को हम आगे लेकर के जा रहे हैं। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज जहाँ पर गरीब व्यक्ति को भी ये चिंता नहीं है कि उसको इलाज कराने के लिए नहीं तो कहीं ना कहीं बड़ा बिल उसके हाथ में दबा दिया जाता था, वो बिल को देख करके ज्यादा बीमार हो जाता था। परंतु यहाँ इस प्रकार की दिक्कत नहीं है कि व्यक्ति को भारी भरकम बिल देना पड़ेगा। यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर लोगों का जो इलाज यहाँ किया जाता है वो सराहनीय है। मैं इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। हमने महाराजा अग्रसेन जी के शिक्षाओं और सिद्धांतों की याद बनाए रखने के लिए अभी जैसे मैंने बताया भी है कि उनकी याद ताजा रहे,
हिसार के अंदर हमने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का निर्माण उनकी याद में ही किया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अग्रोहा में पुरातत्व स्थल की खुदाई की भी मंजूरी दी है, क्योंकि उनकी राजधानी रही है। आज भी यहाँ पर वो अवशेष मिलते हैं कि आने वाले समय के अंदर जब इसकी खुदाई की मंजूरी मिली है तो हमें उस विरासत को अभी जल्द उजागर हो जाएगी, जिसकी उम्मीद हमें अब जगी है। मैं इस महान विरासत को राखी गढ़ी की तर्ज पर सुरक्षित हम इसको करेंगे। मुझे खुशी है कि राखी गढ़ी के अंदर भी हमने अभी 20 तारीख से एक हमारा जो पुरातत्व विरासत है उसको लेकर के निर्णय किया है कि वहां पर 3 दिन का एक कल्चरल कार्यक्रम बना रहे और लोग आए देखें और जो हमारी परंपरा विरासत है उसको देख करके उसके ऊपर गर्व करें कि हमारा इस प्रकार का इतिहास रहा है और इस इतिहास को हमें जिंदा रखना चाहिए। जब तक हम इतिहास को जिंदा नहीं रखेंगे, उसको स्मरण नहीं करेंगे, तो हमारे सामने दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। हमारा बड़ा इतिहास है और उस इतिहास के कारण जब हम देखते हैं कि इस गौरवशाली इतिहास के अंदर जब कभी भी हम भूले हैं या कहीं हम उसके अंदर कमजोर पड़े हैं तो आक्रांताओं ने आकर के हमें गुलाम बनाया है और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। वो इतिहास अगर हम याद रखेंगे तो हम उससे बचेंगे कि हमारा ऐसा गौरवशाली इतिहास था, उसको भी हमें याद रखना जरूरी है। और मुझे खुशी है कि इस जो ये पुरातत्व स्थल जिसकी मंजूरी मिली है और यहाँ नीचे जो हमारे अवशेष और जो हमारे यहाँ की पुरानी जो जिंदा ताजा हमारे सामने वो इतिहास निकल करके आएगा, उसके बारे में हमें भी जानकारी मिलेगी, आने वाली पीढ़ियों को भी जानकारी मिलेगी। इसके लिए मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बड़ा कार्यक्रम इसकी मंजूरी दी है उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि आज अग्रवाल समाज का भी मैं बड़ा आभारी हूं कि आप महाराजा अग्रसेन जी के मानव सेवा के सिद्धांत पर चलते हुए यहाँ इतने बड़े मेडिकल कॉलेज का संचालन कर रहे हैं। यहाँ आने वाले हर मरीज का मुफ्त इलाज करते हैं और इस प्रकार यह मेडिकल कॉलेज हर व्यक्ति और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में ये महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। मैं आप सब अग्रवाल समाज का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भी करता हूँ। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल हब बनाने का जो विजन देश के अंदर लिया है, उन्होंने ये विजन रखा है। उनके इस विजन को साकार करने के लिए चिकित्सा संस्थाओं में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना आवश्यक है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। अभी हमारे जनरल डीपी वत्स जी ने इस बारे में बात भी की है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर देंगे, उसके अंदर इक्विपमेंट भी लगा देंगे, परंतु उसको संचालित करने के लिए जब तक हमारे पास टेक्निक डॉक्टर नहीं होंगे तो हम उसको, वो हमारे लिए व्यर्थ है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे खुशी है आज आप लोगों को ये बात बताते हुए जो हमारे चिंता हमारे जनरल डीपी वत्स जी ने भी की थी, ये बड़ी चिंता है और इस चिंता के लिए हम सबको भी इस बात की चिंता करनी चाहिए। अभी कुछ और शब्द भी कुछ कह रहे थे डॉक्टर अपने जनरल वत्स जी, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपसे अलग बात करूंगा इस विषय के ऊपर। कई चीजें हैं कि जब हमने सेवाएं देनी है, लोगों की अपेक्षाएं होती हैं। एक तरफ दबाव सरकार के ऊपर होता है कि यहाँ हॉस्पिटल खुले, हम हॉस्पिटल भी खोल देते हैं, वहां पर संसाधन भी खड़े कर देते हैं, परंतु उन संसाधनों को चलाने के लिए जो डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ती है
उसकी हमारे पास कमी रहती थी। मैं आज आप लोगों के बीच में इस बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं कि जब हम देखते थे 2014 में हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र 700 डॉक्टर हर वर्ष बन करके निकलते थे, और क्या स्थिति थी डॉक्टर्स बनने के लिए। मेरे ध्यान में है जब 2012-13 की अगर हम बात करें, जो गरीब परिवार का बच्चा था डॉक्टर बनना चाहता था पर डॉक्टर नहीं बन पाता था, इस प्रकार की स्थिति थी। परंतु सरकार ने स्टैंड लिया इसके ऊपर। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने स्टैंड लेकर के ये जब इस बात को आगे बढ़ाया कि हमने MBBS की सीटों को बढ़ाना है। आज मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि 2014 में 700 सीटें, आज 2024 के अंदर 2185 सीटें लगातार बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही। हमारे मेडिकल कॉलेज, अभी मैंने सिरसा के अंदर सरसाईनाथ, बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी है, बनकर के तैयार होगा। 100 सीटें उसके अंदर रिजर्व की गई हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब हम एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम सीटें रिजर्व कर रहे हैं, तो हमारे डॉक्टर्स बन करके आएंगे। जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम उस अनुपात के अंदर देखें तो हमारे पास डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है। अभी हमने जब मैं देख रहा था, मैंने फिर अधिकारियों को इस बात को लेकर के कहा कि आप, उन्होंने से ऐड भी निकाली है, आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी ऐड निकली है डॉक्टर्स के लिए भी। अभी जब तक हम डॉक्टर्स की भर्ती नहीं कर पा रहे तो आप HKRN से आप ले लीजिए। HKRN से जो डॉक्टर वहां पर सेवाएं देना चाहता है उसकी सेवाएं अवश्य लीजिए, क्योंकि हमारे पास डॉक्टरों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभी हमारे जनरल DP वत्स जी ने एक और बात कही है, देखिए अच्छा है, हम ये नहीं कहते, डॉक्टर एक भगवान का रूप है और वो सेवाएं देता है। हमारे डॉक्टर्स या हम देखते थे, जो टीचर्स भी थे स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर ही हम पढ़ते थे और बच्चे सारे सरकारी स्कूल में ही जाते थे, वहीं से अच्छी एजुकेशन लेते थे। उसी सरकारी स्कूल से पढ़ करके बच्चा इंजीनियर बन जाता था, उसी सरकारी स्कूल से बच्चा पढ़ करके डॉक्टर बनता था, उसी सरकारी स्कूल से बच्चा पढ़ करके IAS IPS लगता था। परंतु एक दौर ऐसा आया कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं है और पढ़ाई तो प्राइवेट स्कूल में ठीक है। एक मेंटलिटी बनी, और मेंटलिटी बनी, मैं आज भी इस बात के कहता हूं कि जो हमारे स्कूल्स के अंदर टीचर आते हैं वो टीचर चढ़ करके आते हैं, उन्होंने कई परीक्षाएं से निकल करके आते हैं और टॉप मोरिटोरियस बच्चे होते हैं जो टीचर्स लगते हैं। हमारे इतने क्वालिफाई हमारे बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाते हैं, वो झट करके आते हैं। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर तो कई बार किसी की सिफारिश आ जाएगी, मेरी भी सिफारिश आ जाएगी, मैं कह दूंगा भाई इस बच्चे को रख ले, तो उसको रखना पड़ जाएगा। परंतु आज मुझे ये गर्व है कहते हुए, पहले तो 2014 से पहले चलता था, क्या नहीं चलता था, परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से हरियाणा में बनी है, हमने ये संकल्प लिया है, मनोहर लाल जी ने भी ये संकल्प लेकर के काम किया है। इसके पीछे कितनी ताकत लगी होगी ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं आज आप लोगों के बीच में, क्योंकि हमारे सभी मेडिकल पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, और हमारे मंच के ऊपर भी बड़े नेता बैठे हैं। मैं 2014 में पहली बार हमारी सरकार बनी, मुझे भी यही था, मैं विधायक बना नारायणगढ़ से। जब मैं विधायक बना तो मैं, लोग आते थे, स्वाभाविक है, जो पहले कल्चर था वही कल्चर था। मेरे पास लोग आए, लोग मेरे पास आए, कहा जी हमारे बच्चे का इंटरव्यू है, आप इसको लगवाइए। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने भी पर्ची ले ली, पर्ची लेकर जेब में पहले इस बात को, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी कही थी, कांग्रेस वाला ने इसको खूब अवॉइड किया, कहा जी मुख्यमंत्री जी कहेगा पर्ची ले ली। भाई पर्ची का सिस्टम तुमने बनाए रखा था, हमने नहीं बनाया था, वो उन्होंने बनाया हुआ था। ये वो पर्ची ले ली, पर्ची लेकर के मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा मुखिया जी कुछ हल्के के लोग आ रहे हैं और उनके इंटरव्यू है, और
इसके अंदर ये बच्चे लगाने हैं। और मेरे पास से लेकर के वो पर्ची और जेब में पहली अपनी कहा ये बताओ, पहले तो कहा सिस्टम ठीक करना है या नहीं करना है। मेरे को मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने कहा कि सिस्टम ठीक करना है या वैसे ही चलना है। मैंने कहा मुझे जी ठीक करना है। वो पर्ची काट कर मेरे सामने फाड़ का डस्टबिन में डाल दी। मैं उल्ट का आज तक मनोहर लाल जी के पास नौकरी के लिए नहीं गया, भी किसी बच्चे को नौकरी लगवाने, एक बच्चे के लिए भी नहीं गया। और आज मुझे गर्व है इन 10 वर्षों के अंदर जब 25,000 बच्चे आप सबके सामने है, एक गरीब परिवार का बेटा हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाता है, एक एसडीएम लग जाता है, बिना पर्ची के लग जाता है, बिना खर्ची के लग जाता है, गरीब परिवार का बेटा लग जाता है। ये सेवा का काम है, ये कोई बिजनेस नहीं है। मेरे डॉक्टरों का भी ये सेवा का काम है। अभी हमारे जनरल डीपी बस्ती कह रहे थे, हम ये भी मानते हैं जब ये दौर आया था जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, एक दौर इतना बड़ा आ गया था कि बच्चे को एडमिशन लेने के लिए मुझे मालूम है कम से कम करोड़ रुपए से ज्यादा देना पड़ता था एडमिशन के लिए। 1 करोड़ रुपए उसका लगता। गरीब आदमी कहां से करोड़ रुपया दे देगा, नहीं दे पाता है, वो उसके पास पैसा नहीं है। गरीब परिवार का बच्चे की इच्छा है कि वो डॉक्टर बने, नहीं बन पाता था। मैं अग्रवाल समाज के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, गरीब परिवार का जो हमारा मॉरिटोरियस स्टूडेंट्स है वो भी डॉक्टर बन सके अगर उसने इच्छा की है, क्यों नहीं बन सकता। नीट की परीक्षा के अंदर ट्रांसपेरेंसी आई है, आज गरीब परिवार के बच्चे भी डॉक्टर बन रहे हैं। हमारे लिए खुशी की बात है। हमने उस सिस्टम को खड़ा किया है, उस सिस्टम को बदला है, हमने एक उसके अंदर स्टैंड लेकर के बदला है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आज गरीब परिवार का बच्चा, हम ये भी देखते हैं कि अगर उसने नीट की परीक्षा के अंदर टेस्ट क्लियर कर लिया, हमारे जो श्रमिक है, हमारा श्रम विभाग है, मैंने उसके अंदर जब मैं पीछे मंत्री था हरियाणा सरकार के अंदर, श्रम विभाग मेरे पास था, मैंने इसके अंदर प्रावधान किया। मैंने डॉक्टर अधिकारियों को कहा कि एक गरीब परिवार का बच्चा अगर श्रमिक का बेटा जो मजदूरी कर रहा है, अगर वो नीट की परीक्षा क्लियर करता है और उसका एडमिशन होता है, उसके माँ बाप को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, सारा पैसा हमारी हरियाणा सरकार देगी। ये व्यवस्था हमने खड़ी की। क्यों वो डॉक्टर बन सकता है? डॉक्टर बनेगा ना, गरीब का बच्चा डॉक्टर बनेगा। इस व्यवस्था को लेकर के हम काम कर रहे हैं, आगे उसको बदलने का काम हमने किया है। ये हमारे लिए बड़े खुशी की भी बात है और गर्व की बात है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एम्स की बात हो, आज हमारे सभी डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं। 2014 से पहले हमारे देश के अंदर अगर हम देखते थे, 2014 से पहले 5 एम्स थे, 1998 से पहले 1 एम्स था। आप सबको ध्यान है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने आकर के 4 एम्स दिए। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के इन 10 वर्षों में देश के अंदर हमारे 24 एम्स फंक्शनल हैं और आने वाले समय के अंदर ये संख्या जो गति से बन रहे हैं, ये 32 के ऊपर चली जाएगी। लगातार ऐसे लोगों को जो स्वस्थ सुविधाएं हैं गति से देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। एक मिशन मोड के अंदर काम किया है। हम देखते हैं उसके अंदर कि लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें, हमारे हरियाणा के अंदर बाड़रा के अंदर कैंसर एम्स, उसका एक विभाग, जो दिल्ली एम्स है उसका एक विभाग कैंसर का हमारे बाड़रा हरियाणा झज्जर के अंदर खड़ा हुआ है। माजरा के अंदर अगर हम देखें, रेवाड़ी के अंदर एक एम्स, उसकी आधारशिला पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है, गति से बन रहा है। लगातार एम्स लोगों को स्वस्थ सुविधाएं मिले, उसको लेकर के हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है, हमने कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, वहां पर उसका काम चल रहा है, क्लासें चल रही हैं आयुर्वेदा के अंदर।
हम लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए हमने करनाल के अंदर, अगर आप लोग देखेंगे, नर्सिंग कॉलेज व फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए हैं। मुझे यह भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर ये मेडिकल कॉलेज तो हम हर जिला के अंदर खोल रहे हैं। मुझे यह भी खुशी है बताते हुए कि आज हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फंक्शनल है और हमारे लगभग 7 मेडिकल कॉलेज अभी जल्दी ही फंक्शनल हो जाएंगे। इसको लेकर के हमारी सरकार गति से काम कर रही है। और एक हमारे करनाल के अंदर अगर हम देखें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो करनाल के अंदर उसका जल्दी ही उद्घाटन होने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो ही सेवा देंगे तो उस मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी हम उद्घाटन करेंगे। इतनी गति से हमने पिछले 10 वर्षों में काम किया है। हम ये भी देखते हैं कि हमारी बेटियां, क्योंकि मैं कई बार मैं कॉलेज के अंदर गया, तो वहां बेटियों ने मुझे कहा कि वो बड़े भावुक हुई, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कॉलेज खुला, बेटियों को पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि दिक्कत होती थी, बाहर नहीं भेज सकते थे। अगर कॉलेज दूर होता था, बेटी की पढ़ने की इच्छा होती थी कि मैंने पढ़ना है, परंतु माँ बाप उस मजबूरी के आगे उसको नहीं भेज पाता था। कहीं तो भेज देते थे, परंतु कहीं नहीं भेज पाते थे। भेजते हमारा जो कल्चर था ग्रामीण क्षेत्र का, इस प्रकार का कल्चर था। परंतु हमने एक मिशन मोड में काम किया। मनोहर लाल जी ने कहा कि पूरे हरियाणा का रोड मैप बनाइए और रोड मैप बना करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर हमारी बेटियों को कॉलेज मिलना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की, मिशन मोड के अंदर हमने इस एजुकेशन के अंदर काम किया है। और जब मिशन मोड के अंदर हमने काम किया है तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर हमारी बेटियों को अच्छा कॉलेज मिल रहा है। और वो उनके जो सपने थे कि हम पढ़ सके, उस सपने को साकार कर रही है। ये सरकार सुविधाएं खड़ी कर रही है, गति से कर रही है। परंतु कई बार लोग इधर उधर की बात भी कर देते हैं, क्योंकि उनका अपना एजेंडा है। अभी मैं तो इस बात को सारा का सारा तंत्र ये लगा हुआ था, कहा सरकार तो नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं सरकार है रही है। सारी तंत्र खराब हो गया था। मैंने कहा मगर सरकार आ रही है। और हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन के नेतृत्व के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। हमारा कोई विषय नहीं है, हमने कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हमने करना, एक सेवा के नाते काम कर रहे हैं। कई व्यक्ति तो सोचते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। भाई मुख्यमंत्री तो बन गया, ठीक है, अच्छी बात है, तो हमारी इच्छा मुख्यमंत्री की नहीं, हमारा तो काम करने का एक दायित्व मिला है और उस दायित्व को हम पूरा कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं बोलते कि मैं प्रधानमंत्री बनाओ, प्रधान सेवक बनाओ, ये बात बोलते हैं, प्रधान सेवक बनाओ। जिम्मेवारी दी है ना, देश ने जिम्मेवारी दी है, एक व्यवस्था है, उस जिम्मेवारी के निमित्त काम करना है। मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमने काम करना है, काम की जिम्मेवारी मिली है, काम कर रहे हैं ना, कोई इच्छा नहीं है। और तभी मैं बोलता हूं, कोई व्यक्ति आए हरियाणा प्रदेश का, अरे इमरजेंसी अगर किसी को पड़ गई, फोन में अगर आप लोग देखते होंगे, मैं आज भी फोन से उठाता हूँ, लोग मेरे को आके बोलते हैं कहा पहला मुख्यमंत्री है जो फोन उठाता है, परंतु बिजी होता हूँ, कई बार नहीं उठा पाता फोन, कई बार उठता भी नहीं। परंतु रात के भी अगर 2 बजे फोन बजता है तो फोन मैं स्वयं उठाता हूँ। और इसीलिए उठाता हूँ कि किसी को कोई इमरजेंसी ना हो जाए। इमरजेंसी होगी तो उसका हम क्या हेल्प कर सकते हैं, हमारी जिम्मेवारी है, हम उसकी हेल्प करेंगे। परंतु कई बार उसका गलत मिसयूज भी कर लें। मैं देखता हूँ ना, मैं पूछता हूँ मगर बता भाई क्या आदेश है, कहना जी आदेश तो कुछ नहीं है, कहा उसने देखो तो फोन उठावा नहीं उठावा। ये इस प्रकार की सोच नहीं रखते हैं। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। और
और मुझे खुशी है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामय, हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। हमारी सोच है कि ये देश स्वस्थ रहे, देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे। और उसको लेकर के अगर हम देखेंगे कि पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी प्राचीन परंपरागत योगा को जब यूएनओ के अंदर जाकर के प्रस्ताव को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा, तो फर्स्ट टाइम के अंदर 142 देशों ने उसको स्वीकृति दी। आज पूरी दुनिया योगा के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया योगा के साथ खड़ी है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि व्यक्ति स्वस्थ हो, फिट रहे, विकास की गति बढ़ेगी। अगर कितना भी व्यक्ति, नौजवान व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो काम ही नहीं कर पाता, दिक्कत खड़ी हो जाती है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। परंतु व्यक्ति स्वस्थ होगा, काम भी गति से करेगा। ये हमारी सोच है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आज आप लोगों के बीच में, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि मैं देखता था, मैं जब सांसद था, सांसद होते हुए मेरे पास कुछ लोग आते थे और लोग ये बोलते थे जो किडनी के पेशेंट थे, कहा सांसद जी आप हॉस्पिटल में फोन कर दो, ये हमारा डायलिसिस फ्री हो जाएगा। क्योंकि किसी व्यक्ति को हफ्ते में 2 बार भी डायलिसिस कराना पड़ता था, महीने में किसी को 4 बार कराना पड़ता था। लगभग हर महीने का उसका 25 से 30 हजार रुपए का हर महीने खर्चा डायलिसिस के ऊपर होता था। मैं ये सोचता था, मैं कहा ये व्यक्ति तो मेरे पास आ गया, हम फोन कर देते थे, मैं कहा ये व्यक्ति तो मेरे पास आ गया, चलो इसने सोचा भी सांसद जी से फोन करा लें जाके। परंतु जिन व्यक्तियों की पहुंच, उसकी सोच भी नहीं है कि मैं सांसद से जाके फोन करा लूं, उसके सामने तो बड़ी दिक्कत होती थी। हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर ये लिया कि जितने भी हरियाणा प्रदेश के हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, जहां भी डायलिसिस की व्यवस्था है, उस डायलिसिस को हम फ्री करेंगे, कोई भी व्यक्ति कराए। ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा और मुझे खुशी है 8 तारीख को रिजल्ट आया और जिस दिन मैंने शपथ लिया, शपथ लेते पहले सहन अगर मैंने कोई किए तो मैंने डायलिसिस फ्री के किए और लोगों का आज हरियाणा में डायलिसिस फ्री हो रहा है। एक गरीब व्यक्ति को कैसे मजबूत करना और उसको कैसे सशक्त करना, ये सरकार का हमारे ध्येय है। और अभी जिसकी बात भी हुई थी, अभी हमारे जनरल डीपी बस जी जिसके बारे में अभी बोल रहे थे, आयुष्मान कार्ड एक बहुत बड़ी योजना, ये हार्ट टच करने वाली ये योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए। मैं ये भी देखता था 2014 से पहले, आप सब भी जानते हैं, अखबार के अंदर ये खबर छपती थी, अक्सर छपती रहती थी अखबारों के अंदर कि मां ने बेटे का इलाज कराया, मां ने बेटे का इलाज कराया और बिल ना देने के कारण बेटे को गिरवी रख दिया। इस प्रकार की खबरें छपी हैं। ये 2014 से पहले की बात है। एक गरीब व्यक्ति कैसे अपना इलाज करा सकता है? पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता था, परिवार के साथ नहीं रह पाता था। परंतु इस के ऊपर अगर विचार किसी ने किया, इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया कि उसको चिंता नहीं है इलाज कराने की, 5 लाख रुपए का अधिकार दिया है। मैं अभी गांव के अंदर जब जाता था, मैं गांव के अंदर पूछता था कि आयुष्मान कार्ड का लाभ किस किस को मिला है, तो लोग अपने आप गांव के बीच में जब 250, 300, 400 लोग इकट्ठा गांव बैठा होता है और कई लोग अगर बीच में खड़े होकर के ये बात बोलते हैं कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, मेरा 3 लाख रुपए का खर्चा आया है, मेरा कोई 5 पैसे नहीं लगा, सारा पैसा इस योजना के तहत सरकार ने दिया है, तो कितना अच्छा लगता था कि गरीब व्यक्ति को आज इलाज की चिंता नहीं है, सब ऊंचा करके इलाज करा सकता है। 5 लाख का अधिकार दिया है और आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस योजना को और विस्तार रूप दिया।
हमारे हरियाणा के अंदर 1 लाख केंद्र की 1,20,000 उसकी इनकम के ऊपर था। पहले तो हमने इसको बढ़ा करके 1,80,000 कर दिया। 1,80,000 किया तो इसके अंदर और बेनिफिशियरी जुड़े, और लगभग हरियाणा के अंदर जो बेनिफिशियरी जुड़े वो लगभग 1,19,00,000 बेनिफिशियरी इसके अंदर जुड़े। और मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने इस समय के अंदर जो हरियाणा प्रदेश के हमारे 11,65,000 जो पेशेंट थे उन्होंने इलाज कराया, उस इलाज का हरियाणा सरकार ने 1,470 करोड़ रुपया उनके इलाज का जमा कराया है, दिया है। ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम देखें गरीब व्यक्ति को कितना बड़ा लाभ इसके अंदर मिल रहा है। आज उसको चिंता नहीं है इलाज कराने के लिए, और इसको और विस्तार रूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी दिया है, उसको भी हमने लागू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारे 70 साल के बुजुर्ग हैं, फिर देखिए हमारे कई इस प्रकार के भी बुजुर्गों के सामने दिक्कत आ जाती थी कि उसको भी इलाज कराने के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री जी ने इस बात के बारे में विचार किया कि जो हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर उसको कोई दुर्घटनावश बीमारी कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है, उसके इलाज की चिंता वो नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार करेगी। उसको भी अलग से कोई भी बुजुर्ग है 5 लाख रुपए का आयुष्मान देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि वो अच्छे से अपना इलाज करा सके। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर निरोगी हरियाणा योजना की शुरुआत हमने की है, और इस निरोगी हरियाणा योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 82 लाख से अधिक व्यक्तियों के टेस्ट किए, क्योंकि गांव के अंदर कोई व्यक्ति रहता है, उसको बीमारी क्या जन्म ले रही है उसको नहीं पता है, वो टेस्ट कराने के लिए भी नहीं जाता। वो तब जाता है जब वो बीमारी अपना पूरा विकराल रूप ले लेती है, और जब वो विकराल रूप ले लेती है तो वो डॉक्टर भी ये बोलता है कि भाई ये तो अंतिम क्षण का मामला है, अब तो इसका इलाज करना बड़ा मुश्किल है, इतने दिन का आपका समय रह गया है और आप अपना घर पर आराम कीजिए या कहीं हॉस्पिटल में दिखा लीजिए अगर कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार की स्थिति आती थी। तो हमने निरोगी हरियाणा के तहत 82 लाख से अधिक लोगों के फ्री में टेस्ट किए हैं।